हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी हम लोगों ने छठ त्यौहार मनाया है और उसके साथ हम लोग अपनी पढ़ाई जो है नियमित जारी रखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 1773 का चार्टर एक्ट पढ़े थे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़े थे। उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़े थे, 1786 का संशोधन अधिनियम। इसके बाद हम लोग पढ़े थे 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट। यह जो है अंतिम चार्टर एक्ट है जितने भी चार्टर एक्ट हुए हैं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, जिसको भारत सरकार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। तो आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला तो हो गया आपका 1853 का और 1858 का। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है 1853 का चार्टर एक्ट, इसको अंतिम चार्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1858 का जो है वो आ जाता है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट जानेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या जो है वो 24 से घटा करके 18 कर दिया गया था। आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1773 का जो चार्टर एक्ट था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी थी, तो 24 थी। और इस एक्ट में क्या किया गया, 1853 के एक्ट में इसकी संख्या घटा करके कितना कर दिया गया, तो 18 कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसमें क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रशासनिक नियुक्ति। तो पहले क्या होता था कि जितने भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे या फिर जो भी ब्रिटिश के अधिकारी होते थे वही इसमें प्रशासनिक अधिकारी बनते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि इसमें इसको प्रशासनिक एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया और जिसमें भारतीयों के लिए भी खोला गया, यानी कि भारतीय भी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते थे। तो इस अधिनियम के तहत यह महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बनता है। अब हम लोग आते हैं इसी संदर्भ में क्या होता है कि वर्ष 1854 में एक मैकाले समिति की स्थापना किया जाता है। किसकी स्थापना? मैकाले समिति की स्थापना किया जाता है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रशासनिक नियुक्ति होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य की मान्यता। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1833 की एक्ट से एक विधि सदस्य के रूप में एक नियुक्ति होती है। जो पहला विधि सदस्य कौन बनता है, तो लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के तहत जो चौथा सदस्य है विधि सदस्य, उसको 1833 के अधिनियम में उसको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन इस एक्ट से क्या होता है कि इसको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस अधिनियम के तहत। तो ये चीज़ें हुई। अब क्या होता है कि इस प्रकार अब वह गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य यह हो जाता है, क्योंकि इसको मत देने का अधिकार प्राप्त होता है और यह गवर्नर जनरल जो होता है उसके यह पूर्णतः सदस्य के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? तो विधि सदस्य को। तो अभी हम लोग 2-3 पॉइंट्स जो बनते हैं उसको अभी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग आते हैं 1858 का अधिनियम। इसको भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि भारत पे सीधा शासन किसके तहत होने लगता है, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होने लगता है। इसे भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि कंपनी का शासन जो होता है उसकी समाप्ति होती है और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चलाया जाता है। ये चीज़ें हुई। अब ब्रिटेन में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव का एक पद सृजित किया गया। और पहला भारत सचिव कौन था, तो लॉर्ड स्टैनली। ये नाम जो है इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। लॉर्ड स्टैनली ये पहला भारत सचिव है। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था, तो चर्चिल था। ये भी याद रखेंगे कौन था, तो ये चर्चिल था। और यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। कौन? तो भारत सचिव कौन होता था, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता था जो भारत सचिव होता था। और इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया और जिसमें कितने सदस्य होते थे, तो इसमें होते थे 15 सदस्य।
और यह सचिव का ऑफिस कब है, यानी कि भारत सचिव जो होता था तो उसका ऑफिस का खर्च कौन व्यय करता था, तो भारतीय जो ये था राजस्व उसी से चुकाया जाता था, इसके ऑफिस का खर्च जो भी होता था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब ये क्या कहा जाने लगा, तो भारत का वायसराय कहा जाने लगा 1858 के एक्ट से। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी कि ये दोनों अधिनियम के तहत जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी उसको हम लोगों ने बताया। इसी तरह आपका एक एक करके, एक या दो करके वीडियो आता रहेगा पॉइंट वाइज, और हम जो है ये संवैधानिक चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।